15 अप्रैल 2023 रात के ठीक 10 बजे प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल। घुप अंधेरे को चीरते हुए एक सफेद पुलिस जीप के पहिए घिसटते हुए रुकते हैं। भारी पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच जीप से 2 कैदी नीचे उतरते हैं। दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी से बंधे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और चेहरों पर मौत का एक ऐसा खौफ था जो उन्होंने 44 साल तक सिर्फ दूसरों को दिया था। ये कोई मामूली सड़क चाप गुंडे नहीं थे। ये थे यूपी के सबसे खूंखार अंडरवर्ल्ड गॉडफादर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद, चारों तरफ हथियारों से लैस। 17 से ज्यादा पुलिस वालों का अभेद्य पहरा था। दर्जनों मीडिया कैमरों की फ्लैशलाइट्स रात का सीना चीर रही थी। माइक उनके चेहरों के ठीक सामने धकेले जा रहे थे। सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में था। एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन तभी अचानक कान फाड़ देने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। सिर्फ 9 सेकंड में 18 गोलियां और दोनों माफिया भाइयों का खेल खत्म। लाइव नेशनल टीवी और भारी पुलिस फोर्स के सामने भारत के सबसे बड़े माफिया डॉन का भेजा सरेआम उड़ा दिया गया। खून से लथपथ दोनों लाशें अस्पताल की ठंडी सफेद फर्श पर पड़ी थीं। पुलिस का सख्त पहरा, लाइव कवरेज, फिर भी एक इम्पॉसिबल वारदात हो गई। क्या ये सच में सिर्फ शोहरत के भूखे 3 नौसिखिए लड़कों का पागलपन था, या फिर किसी बेहद ताकतवर अदृश्य सिंडिकेट का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने एक झटके में सिस्टम को नंगा कर देने वाले सारे राज हमेशा के लिए दफन कर दिए? आज हम खौफ, खून और रसूख के उस मास्टरमाइंड की फाइल डिकोड करेंगे, जिसका अंत एक ऐसे सवाल पर हुआ जिसका जवाब आज भी एक खौफनाक रहस्य है। इस खूनी कहानी की जड़ों को खोदने के लिए हमें 44 साल पीछे जाना होगा। 1979 का इलाहाबाद। तहजीब और पढ़ाई के इस शहर के एक बेहद साधारण मोहल्ले में हाजी फिरोज नाम का एक इंसान रहता था। फिरोज कोई बाहुबली नहीं था, वो सिर्फ एक गरीब तांगे वाला था। चिलचिलाती धूप में हड्डियां गलाने और जूतों की एड़ियां घिसने के बाद भी हाजी फिरोज के घर में अक्सर भुखमरी नाचती थी। लेकिन उसका बेटा अतीक इस मुफलिसी को बहुत नफरत से देखता था। सड़क किनारे खड़े होकर अतीक ने अपने बाप की पसीने से भीगी फटी कमीज और शहर के रसूखदारों की चमचमाती कारों के बीच का वो खौफनाक फर्क देख लिया था। यहीं से उसके दिमाग में एक गहरी नफरत पैदा हुई। उसे समझ आ गया था कि शराफत से सिर्फ भूखे पेट सोया जा सकता है। उसे बेतहाशा ताकत और दौलत चाहिए थी, और वो भी छीनकर। किताबें उसके हाथों से हमेशा के लिए छूट गईं। शुरुआत हुई रेलवे स्टेशन से कोयला चोरी और रंगदारी से, लेकिन अतीक की भूख चंद रुपयों की नहीं थी। उसे पूरे शहर का बेताज बादशाह बनना था। उस वक्त इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक नाम का खौफ चलता था, डॉन चांद बाबा। अतीक ने बहुत चालाकी से चांद बाबा की छत्र छाया में काम करना शुरू किया। उसने जुर्म, दहशत और राजनेताओं के नेक्सस के सारे दांव पेंच सीखे। लेकिन माफिया की दुनिया का एक बेरहम उसूल है, गॉडफादर को मारे बिना कोई चेला डॉन नहीं बन सकता। इसे कहते हैं द अल्टीमेट बिट्रेयल, यानी पीठ में छुरा घोंपना। जिस गुरु ने उसे उंगली पकड़कर जुर्म के रास्ते पर चलना सिखाया, 1989 में अतीक ने उसी चांद बाबा को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला। एक ही झटके में गुरु खत्म और चेला बन गया शहर का नया मास्टरमाइंड। लेकिन वो जानता था कि हमेशा के लिए अजेय बनने के लिए सिर्फ खौफ काफी नहीं, सिस्टम को अपना गुलाम बनाना होगा। उसी साल 1989 में वो विधायक बन गया। अब जो वर्दी वाले कल तक उसका एनकाउंटर करने के लिए ढूंढते थे, वही पुलिस अब उसे सैल्यूट ठोक रही थी। जमीन कब्जाना, सरकारी ठेके और एक्सटॉर्शन, ये सब उसके अब आम बात हो गया था। अतीक का सिंडिकेट एक पैरेलल सरकार बन चुका था। 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम गूंजा। लोग कहते थे कि अतीक के खिलाफ गवाही देने से पहले जज भी 2 बार सोचते थे। 2004 आते आते वो सांसद बनकर दिल्ली के तख्त तक पहुंच गया। अब वो खुद को भगवान समझने लगा था। लेकिन हर तानाशाह के पतन की शुरुआत उसकी अपनी एक गलती से होती है। साल 2005 राजूपाल नाम के एक युवा और निडर नेता ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया।
एक गरीब तांगे वाले के बेटे से सांसद बने अतीक के गुरूर पर यह एक करारा तमाचा था। 25 जनवरी 2005 की दोपहर बीच सड़क पर राजू पाल की गाड़ी को घेरा गया और गोलियों की ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर सहम गया। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर में एक कांटा अटक गया। केस का चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। अतीक ने उमेश को किडनैप करवाया, बेतहाशा टॉर्चर किया, मौत का खौफ दिखाया, लेकिन वो इंसान नहीं झुका। वो अतीक के गले की हड्डी बन चुका था और यहीं से शुरू हुई तबाही की उल्टी गिनती। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पलट गई, सरकार बदली और साथ ही आई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वक्त और सिस्टम दोनों अतीक के हाथ से फिसल रहे थे। उसकी अरबों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरजने लगे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 2019 में हजारों किलोमीटर दूर साबरमती की हाई सिक्योरिटी जेल में धकेल दिया गया। लेकिन जेल की काल कोठरी में बैठे माफिया का गुरूर अब भी जिंदा था। 2023 की शुरुआत में उसने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे खौफनाक साजिश रची। 24 फरवरी 2023 गवाह उमेश पाल को सरेआम बम और गोलियों से उड़ा दिया गया। इस बार इस टारगेट किलिंग की कमान संभाल रहा था खुद अतीक का बेटा असद। अतीक को लगा कि इस खौफनाक मंजर से सिस्टम एक बार फिर उसके आगे घुटने टेक देगा, लेकिन पासा पलट चुका था। सरकार और एसटीएफ ने वो एक्शन लिया जिसकी अतीक ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 13 अप्रैल 2023 एसटीएफ ने असद को ट्रेस किया और एक भयानक एनकाउंटर में उसे मार गिराया। जिस अतीक ने 40 साल तक अनगिनत माओ की कोख सूनी की थी, जब साबरमती से लाए गए उस डॉन को पुलिस लॉकअप में अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो टूट गया। वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोया। साम्राज्य खत्म, गुरूर चकनाचूर। लेकिन मौत का वो नंगा नाच जो 1979 में कोयले की चोरी से शुरू हुआ था, उसका सबसे विभत्स पन्ना तो अभी खुलना बाकी था। हम वापस लौटते हैं उसी खूनी रात पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 15 अप्रैल 2023 रात के 10:35 कॉल्विन अस्पताल का वो प्रांगण। मीडिया अतीक से उसके बेटे के जनाजे में न जा पाने पर सवाल पूछ रही थी। अतीक ने हताशा भरी नजरों से कैमरे की तरफ देखा। अशरफ ने अपनी जिंदगी के आखिरी शब्द बोलने के लिए मुंह खोला। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और तभी अचानक कान फाड़ देने वाली गोली की आवाज गूंजी। माथे के बीचों बीच 18 गोलियां, वो भी सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ही उतार दी गई थी। मानो हमलावर कोई चूक नहीं करना चाहते थे। चंद लम्हों में ही 44 साल का अंडरवर्ल्ड का वो गुरूर, वो खौफ अब अस्पताल की ठंडी सफेद फर्श पर बेजान ढेर था। तीनों हमलावरों लवलेश, सनी और अरुण ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। कैमरे पर मुस्कुराते हुए हाथ खड़े किए और सरेंडर कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, हम अंडरवर्ल्ड में डॉन बनना चाहते थे, बड़ा नाम कमाना चाहते थे। लेकिन यहीं से जन्म लेता है वो सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। जरा सोचिए, 3 बेरोजगार लड़के जिनके पास ढंग के कपड़े पहनने तक के पैसे नहीं थे, उनके हाथों में इंटरनेशनल मार्केट से स्मगल होकर आने वाली 7 से 8 लाख रुपए की विदेशी जिघाना पिस्तौलें कहां से आईं? उन्हें कैसे पता था कि पुलिस अतीक को ठीक उसी वक्त उसी अस्पताल में मेडिकल के लिए लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, अशरफ के ये आखिरी शब्द क्या थे? क्या वो गुड्डू मुस्लिम के जरिए किसी फॉरेन इंटेलिजेंस लिंक या अंडरवर्ल्ड की बेनामी फंडिंग का राज उगलने वाला था? या फिर उन डायरियों में दर्ज बड़े बड़े सफेद पोश राजनेताओं और बिल्डरों के नाम बताने वाला था, जो अगर बाहर आ जाते तो पूरे देश की नींव हिल जाती? क्या उन 18 गोलियों ने सिर्फ अतीक की जान ली, या किसी बहुत बड़े सिंडिकेट के उन काले राजों को हमेशा के लिए दफन कर दिया, जिनका सच शायद अब कभी बाहर नहीं आएगा? एक बात साफ है, जुर्म का रास्ता शुरुआत में चाहे जितना भी चमकदार और ताकतवर लगे, उसका अंत हमेशा एक घने, खौफनाक और अनसुलझे अंधेरे में ही होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लाइव टीवी पर हुआ यह मर्डर सिर्फ शोहरत की भूख थी, या फिर सत्ता और सिस्टम की कोई बहुत बड़ी अनसुलझी साजिश? अपनी थ्योरी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।